नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हम करने जा रहे हैं त्रिदिशाएं क्लासेस के द्वारा लॉन्च की गई जनवरी 2025 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियो को जरूर देखें और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इन्हें जाकर देख सकते हैं। इस बुकलेट की पीडीएफ और ऑनलाइन फ्लिप बुक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के जरिए अवेलेबल करवा दी गई है, आप वहां से उन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है या आपके कोई डाउट है, उन सभी बातों को आप कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर त्रिदिशाएं क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपका समाधान करने की जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उनका कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 40 क्वेश्चन तक हमने पढ़ लिया था, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। विच कंट्री साइन द ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद इंडिया इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ में ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी साइन किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फ्रांस या फिर जापान? इनमें से किसके साथ में समुद्री सहयोग और ब्लू इकोनॉमी पर भारत ने साइन किए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, आपका जापान के साथ में भारत ने समुद्री सहयोग और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, यानी ब्लू इकोनॉमी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन एग्रीमेंट को मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रीमेंट यानी रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कोलेब्रेशन करना फिशरीज सेक्टर में, शिपिंग में या फिर मैरीटाइम जो सर्विलेंस होते हैं उनके लिए। इसके अलावा डेवलपमेंट करने पर ध्यान दिया जा रहा है, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स का, एक्सचेंज ऑफ ब्लू टेक इनोवेशंस का, समुद्री जो संसाधन है यानी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल तरीके से हम यूज कर सकें, सतत दोहन कर सकें, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मछली पालन और जो बायोडाइवर्सिटी है, सी बायोडाइवर्सिटी बेसिकली उनका हम संरक्षण कर सकें और समुद्री जो निगरानी तकनीक है या ग्रीन पोर्ट है उनका विकास कर सकें। इन सभी चीजों को ध्यान रखने के लिए भारत ने जापान के साथ में एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का जो भारत की है और साथ ही जो इंडो पैसिफिक विजन है भारत का और सागरमाला प्रोग्राम है उसमें काफी हेल्पफुल भी रहेगा। तो उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। पहला है, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जनवरी 2025। दिस लॉन्च वाज डन बाय इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा। भारत ने अपना पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है और यह प्रक्षेपण इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ आर करेक्ट, यानी सी होगा, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। जनवरी 2025 में इसरो ने भारत का पहला यानी फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जनवरी 2025 में, और जो पूरी तरीके से एक हैक प्रूफ संचार प्रणाली पर आधारित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो डिफेंस सेक्टर और जो राजनयिक नेटवर्क हैं उन सभी के लिए एक सुरक्षित संचार यानी कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जा सके जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेसिकली नेशनल लेवल जो सिक्योर करना है जो नेटवर्क्स हैं उनको डिफेंस के लिए, फाइनेंस के लिए, और एक स्टेप रहेगा टुवर्ड्स इंडिया लीडरशिप इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। इन सभी के लिए भारत ने श्रीहरिकोटा से ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2025 में से लॉन्च किया गया था ताकि साइबर सुरक्षा में भारत आत्मनिर्भर बन सके। उम्मीद है ये दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आई होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट? 6.1%, 6.7%, 7.5% या 5.9%? यहाँ पे इसकी ऑप्शन गायब हो गए हैं, आप समझ जाना बी, सी और डी ही है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई जो 2025 की, उसके अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 6.1, 6.7, 7.5 या 5.9%? तो भारत की जो जीडीपी अनुमानित की गई है वो है 6.7 यानी
बी इसका जो आंसर रहेगा वो सही रहेगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा जारी की जाती है ये? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है, जिसमें इंडिया की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई है 6.7। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक वृद्धि 6.7% मानी गई है। इसके जो कारण है, ये जो वृद्धि हुई है या इंक्रीज हुए है, ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है, उसका मुख्य जो कारण है वो है, एक तो हमारे यहाँ पर मजबूत घरेलू मांग यानी डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा हो रही है। जो निर्माण और सेवा क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हो रही है। जो सरकारी पूंजी है उसमें जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है यानी व्यय है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा रिवाइवल ऑफ रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं रिजाइलेंस इन डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, रोबस्ट कंजप्शन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सभी इसके मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। भारत का मुख्य जो एक ध्येय है इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, ठीक है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स में, जिसमें सीएडी, इन्फ्लेशन, एफडीआई, ये सारे के सारे प्रोस्पेक्टस में शामिल होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट 2025 में आई और इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट मापी गई है वो कितनी मानी गई है? अनुमानित 6.7% मानी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच स्टेट लॉन्च्ड क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव इन जनवरी 2025? तो 2025 में किस राज्य ने क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? यानी जलवायु अनुकूलन बनाने के लिए बेसिकली ये सिस्टम लॉन्च हुआ है, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, इसे शुरू किया गया है। ये योजना मुख्य तौर पर किसानों को जलवायु अनुकूल बनाने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मुख्य तौर पर सूखा प्रतिरोधी बीजों का लाया जाना, माइक्रो इरिगेशन और वाटर सेड डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उनको बढ़ावा देना, वेदर बेस्ड जो एडवाइजरी सिस्टम है, साथ ही डिजिटल किसानों के लिए प्लेटफॉर्म है, इन सभी को लाना भी शामिल है, जो क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के पार्ट है। प्रमोशन करना है किस चीज का? क्लाइमेट टॉलरेंट क्रॉप्स की, ऐसी क्रॉप्स लेकर के आना है जो जलवायु प्रतिरोधी हो, यानी सूखे की मार से बच सके, ज्यादा पानी को झेल सके, यानी बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर सके, बारिश से सुरक्षा प्रदान कर सके। साथ ही सब्सिडी दी जाएगी, जो सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम होंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी। और क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की तरफ में ये भारत का एक कदम है और उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग को ये प्रमोट कर रहा है। ये मुख्य तौर पर क्लाइमेट अडेप्शन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको बढ़ावा देगा। और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो NMSA है, NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसी का ये एक पार्ट है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव। समझ आया होगा आपको ये डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जनवरी 2025 इंडिया रिलीज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट। भारत ने पहला स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जनवरी 2025 में जारी किया है, क्या ये सही है? दूसरा है, यह रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, या फिर दोनों सही है दोनों गलत, या कोई एक गलत है। तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट कोई नई रिपोर्ट नहीं है, तो पहली तो नहीं कह सकते इंडिया रिलीज द फर्स्ट स्टेट ऑफ, तो ये गलत हो गया है। और ये रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होती है, तो ये सही बात है। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ये सही बात है। लेकिन जो कथन एक है वो गलत है इस रिपोर्ट में, मुख्य तौर पर ये इसका फर्स्ट एडिशन नहीं था। एम यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, EFCC इसको हम कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, ये इसको रिलीज करता है और ये फर्स्ट एडिशन इसका नहीं था। इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर जो भूमि है, जल है, वायु है, उनसे संबंधित आंकड़े हैं। साथ ही बायोडाइवर्सिटी की जो स्थिति है उसको मापा गया है, क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको मापा गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड एमिशन जो ट्रेंड्स हैं उनको, वेस्ट मैनेजमेंट डाटा को, एयर एंड वाटर क्वालिटी, इन सबको मापा गया है। तो एनुअल इन्वायरमेंट रिपोर्ट है ये, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर केवल 2 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। श्रेष्ठ स्कीम वाच विच वाज इन द न्यूज इन जनवरी 2025 इज रिलेटेड टू व्हाट? जो श्रेष्ठ स्कीम आई थी, श्रेष्ठ योजना जो जनवरी 2025 में चर्चा में थी, ये किससे संबंधित थी? ट्राइबल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, किसके लिए ये मुख्य तौर पर चर्चा में थी?
तो श्रेष्ठ स्कीम, जिसका पूरा नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ये मुख्य तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अनुसूचित क्षेत्र के जो या अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना है, यानी उनके लिए इसकी व्यवस्था करना है। तो इसका बी आंसर जो रहेगा वो सही रहेगा। अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए ये लाई गई है। देश भर में जितने भी जो प्रतिष्ठित निजी बोर्डिंग स्कूल हैं उनमें स्टूडेंट को प्रवेश दिलवाना है। साथ ही जो नीट, यूपीएससी, आईआईटी, जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में इनका सहयोग करना है। तो ये पूरी तरह से फुल्ली फंडेड है रेजिडेंशियल एजुकेशन इन टॉप प्राइवेट स्कूल्स। तो मेरिटोरियस जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफी इंटेलिजेंट जो ऐसे स्टूडेंट है उनको इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाएंगी, मेंटोरशिप दी जाएगी, एग्जाम कोचिंग दी जाएगी और उनको स्पोर्ट टिल क्लास 12 या फिर उसके बाद में भी उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक इंक्लूसिव एजुकेशनल स्ट्रेटजी का एक पार्ट इसको आप कह सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो श्रेष्ठा स्कीम बेसिकली एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए शुरू की गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की एक स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफिशियली सस्पेंडेड इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द आर्कटिक काउंसिल इन जनवरी 2025। भारत ने जनवरी 2025 में किस देश ने यहाँ पर बता रही हूँ किस देश ने आधिकारिक रूप से आर्कटिक काउंसिल से अपनी सदस्यता निलंबित कर दी है? रशिया, कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे। इसमें से किस कंट्री ने अपनी आधिकारिक सदस्यता आर्कटिक काउंसिल से समाप्त कर ली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रशिया। रशिया ने आर्कटिक काउंसिल की जो भी गतिविधियां हैं उनसे अस्थायी रूप से अपने अलगाव की घोषणा कर दी है, जिसका मुख्य तौर पर जो कारण है वो है पश्चिमी देशों के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं आर्कटिक काउंसिल मेंबर्स ने, लाइक यूएसए एंड कनाडा ने, उन सभी की वजह से, साथ ही यूक्रेन संघर्ष के कारण और आर्कटिक क्षेत्र में जो सैन्य और खनन गतिविधियां हैं उनको लेकर के मतभेद पैदा हुआ था, जिसकी वजह से जो रशिया है उसने अपने आप को इस आर्कटिक काउंसिल मेंबरशिप से अलग कर दिया है। ये क्लाइमेट जियोपॉलिटिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द वेदा बेस्ड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? वेद आधारित जल संरक्षण प्रोजेक्ट की किस भारतीय संस्थान ने शुरुआत की है? इग्नू, आईआईटी मद्रास, बनारस हिंदू यानी बीएचयू यूनिवर्सिटी या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी। इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो बीएचयू ने शुरू किया है वेद आधारित जल संरक्षण तकनीक। तो बीएचयू ने वैदिक साहित्य से प्रेरित जो पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकें हैं उन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है, जिसमें मुख्य तौर पर जो ऋग्वेद या अथर्ववेद में वर्णित जल प्रबंधन की विधियां हैं वो, साथ ही खेत, तालाब और नलकूप आधारित संरक्षण मॉडल, गांव में जो कम्युनिटी वाटर रिचार्ज मॉडल था उनका विकास करना, इसमें मुख्य तौर पर ये सब चीजें शामिल हैं। तो वेदा बेस्ड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया है बीएचयू ने, जो ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्णित जल प्रबंधन प्रणालियां थी, ठीक है, या खेत, तालाब और नलकूप के जरिए जैसे हम अपना जो भूमि जल है उसको रिचार्ज करते थे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की जो व्यवस्थाएं थी उन सभी के को फिर से शुरू किया है। हार्वेस्टिंग सिस्टम को फिर से शुरू कर रहा है, जो एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो कि वैदिक जो स्क्रिप्चर्स थे उनमें पाया जाता था, जैसे रेनफेड टैग मैनेजमेंट, सेक्रेड वाटर ज्योमेट्री एंड रिचुअल्स, रिवाइवल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड वाटर विजडम। इन सभी चीजों को, साथ ही जो ट्रेडिशनल हमारे नॉलेज सिस्टम था उन सभी को मिला करके एक नया मॉडर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, जिसे शुरू किया है बीएचयू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेटमेंट दिस इंडिया एस्टेब्लिश्ड साइबर क्राइम मिटिगेशन सेंटर इन जनवरी 2025। भारत ने जनवरी 2025 में साइबर क्राइम मिटिगेशन सेंटर की स्थापना की है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको बताना क्या सही है, या दोनों सही है, दोनों में से गलत है। तो इसमें कौन सा जो सही होगा, तो इसकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया ने शुरू किया है, भारत ने जनवरी 2025 में साइबर क्राइम मिटिगेशन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। ये दोनों सही हैं, यानी भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय साइबर, हिंदी में कहें तो प्रतिक्रिया और विश्लेषण तंत्र बेसिक तौर पर शुरू किया है, जो ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, रैंसमवेयर जैसे जो अपराध है उनकी निगरानी करेगा। 24/7 जो भी डेंजर रहेगा उनकी पहचान करेगा, जो भी मालवेयर हैं उनका विश्लेषण करेगा, सार्वजनिक चेतावनी सेवाएं प्रदान करेगा। साथ ही दिल्ली में स्थित है और
जो हमारी एक संस्था CERTN उससे ये संबंधित है। इसका जो मेन सेंटर है वो वर्क करेगा DTK डिटेक्ट करना, मिटिगेट करना एंड रिस्पॉन्ड करना किसके लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, रैंसमवेयर, पब्लिशिंग जो फिशिंग अटैक्स होते हैं उनके लिए, और साथ ही एक नेशनल साइबर रिस्पॉन्स इंटेलिजेंस को बिल्ड करेगा, कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ में, CERTN एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है, जिसमें साइबर क्राइम विंग ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which place got the status of UNESCO Creative City of Literature in January 2025? जनवरी 2025 में किस संस्थान को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पुणे, जयपुर, कोलकाता, भोपाल। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जयपुर। जयपुर को ये मान्यता मिली है उसकी साहित्यिक विरासत, जैसे जयपुर लिटरेचरी फेस्टिवल होता है, क्षेत्रीय भाषा जो राजस्थानी या हिंदी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य हैं उनके लिए लेखकों, अनुवादकों और प्रकाशकों के एक वैश्विक नेटवर्क के कारण भारत का जो जयपुर शहर है उसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब मिला है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। तो ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हो गया है जयपुर, और ये इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, और वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।